नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक बड़ी खबर ये है कि जो सीजेआई साहब थे, रिटायर हो गए, जो भगवान भरोसे फैसले दिया करते थे, जो मोदी जी को अपने घर बुला करके पूजा पाठ करवाया करते थे, चंद्रचूड़ साहब, एक बार फिर वो सुर्खियों में है, चर्चा में है। और चर्चा इसलिए है कि वो अपना बंगला जो है वो कब्जा करके बैठ गए हैं। बतौर सीजेआई उनको जो बंगला मिला था उस पर उन्होंने कुंडली मार ली है। जिस देश में एक चुने हुए सांसद का बंगला अदालत का फैसला आने के चंद घंटों के बाद खाली करा लिया जाता है, उस देश में एक सीजेआई के रिटायर होने के 6 महीने का जो समय होता है, वो सारी चीजें बीतने के बाद, तमाम चिट्ठी पत्री लिखने के बाद भी सीजेआई बंगला, जो रिटायर सीजेआई है, वो बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। इसको क्या माना जाए? ये आखिर जुडिशरी को क्या हुआ है कि एकदम से इतनी विवादों में आ गई है? लगातार जिस तरीके से जुडिशरी की साख गिर रही है, एक सांसद इस देश के सत्ताधारी दल का कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में गृह युद्ध करवा रहा है। तत्कालीन सीजेआई जो है उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो गृह युद्ध के जिम्मेदार हैं। इन सब पर जुडिशरी खामोश रहती है। और अब ये इस तरीके के विवाद की रिटायर होने के बाद सीजेआई बंगले तक नहीं खाली करते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आपको पता है कि इस देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके लिए एक ईयरमार्क्ड हाउस होता है, 5 कृष्णा मेनन मार्ग। वो बाय अलॉटमेंट सीजीआई के नाम अलॉट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पूल के अंदर होता है। तो इसमें बेसिकली रूल क्या है कि जब भी कोई सीजीआई रिटायर होता है तो भारत सरकार जब तक वो अपनी अंतरिम व्यवस्था करे, उसको 6 महीने के लिए दिल्ली में बिल्कुल एक नॉमिनल से किराए पे, ये मकान जो है 5 कृष्णा मेनन मार्ग का, ये टाइप 8 मकान है। और जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलता है वो टाइप 7 बंगला होता है। तो उसको दूसरा अल्टरनेट बंगला दे सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन आपको ध्यान होगा, जो चंद्रचूड़ साहब थे वो 8 नवंबर को रिटायर हुए थे, और उनकी न केवल नए दूसरे बंगले की बल्कि इसकी भी जितनी एक्सटेंशन थी वो सारी एक्सपायर हो चुकी। और ये संविधान के तहत जो भी अपनी व्यवस्थाएं सारी की सारी, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन को आवास मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि इस मकान को तत्काल खाली कराइए, इस बंगले को, और सुप्रीम कोर्ट फुल में वापस कीजिए, क्योंकि और जजेस को भी मकान अलॉट किए जा रहे हैं। इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि इसमें बेसिकली क्या था कि चंद्रचूड़ साहब 8 नवंबर को रिटायर हुए, उसके बाद उनको एक अल्टरनेट बंगला दिया गया 14 तुगलक रोड पे, और वो उन्होंने उसमें शिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो मकान तैयार होने में समय लग गया। तो इन्होंने तब तत्कालीन जो सीजीआई थे उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे कुछ समय रहने दिया जाए, मेरी 2 बेटियां, आपको पता है, स्पेशल चाइल्ड, उनकी स्पेशल नीड है। तो सारा करते कराते बेसिकली इन्होंने सारे साधनों से जो करके एक्सटेंशन थी वो 31 मई तक ले ली। 31 मई तक ऑफिशियल बंगला जो सीजीआई वाला है उसी में रहने का, 5 कृष्णा मेनन मार्ग का, जबकि 14 तुगलक रोड इनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद आज भी कृष्णा मेनन मार्ग में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनकी जो ऑफिशियल जो वो थी, जब तक उनको लागू था, वो था 10 मई तक। उसके बावजूद भी पहले अपने जस्टिस खन्ना ने, उसके बाद जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है गवई साहब, उन दोनों की रजामंदी से 31 मई लास्ट था इनका, और ये कह के कहा गया था कि इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आज आप देख लीजिए कितने जुलाई है और वो वहीं पे रह गए। और जानकारी तो ये भी मिली है आज लेटेस्ट कि इनका दिल्ली में अपना आवास भी है। अपना आवास होते हुए जब ये सीजीआई थे, आपको ध्यान होगा ना, डेली कोर्ट के अंदर बैठ के किस तरीके की नैतिकता का पाठ पढ़ाया करते हैं समाज को, ये सारा और सारा। और दूसरा बात, इनकी एक बड़ी वैलिड बात है कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन सरकारी कानून तो कानून होता है। जब ये सीजीआई थे, जब देश के अंदर तमाम बीजेपी की सरकारें कितने स्टेट्स के अंदर बुलडोजर चला रही थी, कंप्लीटली असंवैधानिक, गैर कानूनी, क्या उन घरों में कोई गरीब नहीं रहता था? क्या उसमें कोई बीमार नहीं थे? क्या कोई बच्चे नहीं थे? क्या वो सारी कार्रवाई असंवैधानिक नहीं थी? तब तो इनको कुछ भी याद नहीं आया, तब तो वो सारा धड़ल्ले चलता रहा। और अपने ऊपर बात आई तो अब इनके ऊपर इंसानियत भी आ गई, सारी चीजें आ गई। बेटियां स्पेशल नीड है, वी रेस्पेक्ट दैट, सारी बात है। लेकिन आपको अपनी रिटायरमेंट की डेट का भी पता था, आपको कायदे कानून का भी पता था। आप चाहते तो अपने घर में भी शिफ्ट कर सकते थे, और नहीं तो सरकार प्रदत्त जो भी अधिकार था वो 10 मई को खत्म हो गया, 31 मई को खत्म हो गया। आज तो आप जुलाई में, अब तक मकान खाली क्यों नहीं किया? और इसका परिणाम देखिए क्या है। जस्टिस खन्ना रिटायर होकर घर चले गए, वो सीजीआई के मकान में रह नहीं पाए सीजीआई होते हुए। बीआर गवई साहब अभी सीजीआई हैं, वो अपने पुराने बंगले में ही रह रहे हैं क्योंकि इन्होंने मकान खाली नहीं किया। तो ये वो नैतिकता का वो जो है ना, सारी की सारी चीजें, कि जब आप कुर्सी पे बैठे होते हो और जब सेमिनारों में जाते हो वीकेंड पे, तो वहां बड़ी बड़ी आदर्श की
बातें बघाड़ते हो, नैतिकता पढ़ाते हो समाज को, सारी चीजें। और जब खुद पर आती है तो जितना मैक्सिमम वो हो सके वो सारी चीज आपको दिख रही है। तो संविधान के अंदर बंटवारा नहीं है आम और खास का, लेकिन इन्होंने खुद अपने जाते जाते ये करके दिखाया कि किस तरीके से जो सारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन भी दी कि भाई चलिए 31 मई तक रह लीजिए। उसके बाद तो ये फर्ज बनता था कि छोड़ के चले जाते अपनी व्यवस्था करते। उसके बावजूद ये डटे हुए कह रहे कि मैं फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे खत्म खाली कर दूं। लेकिन अपने आप में ये बहुत सारे सवाल उठाता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, जब वो पद पर है और जब वो पद पर नहीं है, उन दोनों का भेद दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि इस देश में ही राहुल गांधी एक सांसद हुए, उनको एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा होती है, तुरंत वो ऑर्डर आता है और उसके साथ साथ बंगला खाली करने की नोटिस भी आ जाती है, बंगला खाली भी हो जाता है। और वहां पर एक सीजेआई रिटायर होने के बाद अभी तक 2 सीजेआईओ का कार्यकाल जो है वो पूरा होने के कगार पर है और बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। क्या माना जाए कि चंद्रचूड़ साहब ने जो मोदी जी के साथ उनकी मित्रता है तथाकथित, जो दिखाया उन्होंने साफ तौर पे लोगों के बीच में, पूरे देश ने देखा है, वो कोई नया नहीं कहा जा रहा है, उसका सीधा फायदा ले रहे हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं कि तुम कुछ कर लो, जब मेरा मन करेगा बंगला खाली करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या माना जाए इसको? नहीं राम प्रकाश जी, इसको तो मैं विशुद्ध तौर पे कुछ भी नहीं है। ये एक बेसिकली अनैतिक काम है जो नहीं करना चाहिए। आपको सारे रूल्स रेगुलेशन का अच्छे से पता है, उनको तुरंत खाली कर देना चाहिए था एज पर रूल्स। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। लेकिन सर, ये तो ठीक है, वो तो नियम कानून की बात है ना, वो तो सबको पता है कि सरकारी बंगला अगर किसी को अलॉट हुआ है, तो अगर मान लीजिए जो किसी डिपार्टमेंट में है वो रिटायर होता है तो बंगला खाली कर देता है, उसका तय समय सीमा है कि इतने में आपको खाली कर देना है। विधायक है, विधायकी अगर चली गई उसके बाद उसने बंगला खाली कर दिया। अगर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जब नहीं रहता मुख्यमंत्री तो बंगला खाली करता है ना। फिर सीजेआई साहब को खाली करने में दिक्कत क्या थी? और अगर नहीं खाली किया, जैसे मैंने ये इसलिए पूछा, अभी भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, हरियाणा का आपको पता होगा, कई मंत्री ऐसे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, इसी भाजपा की पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, अब मंत्री नहीं है लेकिन बंगले हैं उनके पास, वो खाली नहीं किया उन्होंने। क्यों? सत्ताधारी दल के हैं, सरकार में उनका दल बैठा हुआ है, नहीं खाली कर रहे हैं। तो सीजेआई साहब का आखिर फिर बिना ऐसे कैसे रह पाएंगे सीजेआई साहब उसमें? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए मोदी जी की सरकार में एक नया नॉर्मल हो गया है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। आप मुझे आदमी दिखाइए, मैं आपको कानून बता दूंगा। इस तरह की चीज जो है ये बेसिकली कुल मिलाकर के अनैतिकता काम है। और जो इतने बड़े पद पर व्यक्ति रहा है, संवैधानिक पद पर रहा है, उसको इन सारी चीजों को करते हुए खुद चले जाना चाहिए था। और अब आप ये देखिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनके माताहत काम करता था, वो आवास मंत्रालय को चिट्ठी लिख के ये कह रहा है कि ये मकान तत्काल इस बंगले को खाली कराइए, इसका पोजीशन लीजिए और सुप्रीम कोर्ट पूर्ण में वापस कराइए। ये आवास मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखी गई है। तो आप सोचिए कि क्या बनी होगी अगर कोई आदमी नैतिकता के आधार पर इसको लेके, जो डिपार्टमेंट आपके अंडर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसके आप वाली वारिस थे, वो आपके बारे में इस तरह की चिट्ठी लिख रहा है। तो ये तो एक नैतिकता का प्रश्न भी है, कानून से अलग नैतिकता का भी प्रश्न है, जो नैतिकता आप सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठ के पढ़ाया करते हो। लेकिन गोन आर दोस डेज। और आपने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देश की जुडिशरी जा कहा रही है, तो जुडिशरी का तो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में, जब से खासतौर पर राम मंदिर वाला सारा चला था, उसके बाद आप पूरा इतिहास उठा करके देखिए। इस देश में के इतिहास में पहली बार 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रंजन गोगोई साहब का कार्यकाल का देखा आपने, उनके अंतिम दिन जो कार्यकाल का था, राम जन्मभूमि का फैसला किस तरीके से है, फिर चुपके से वो सांसद बन गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, स्वायत्ता, निष्पक्षता, कॉलेजियम सिस्टम, हर चीज पर लगातार विवाद है। प्रधानमंत्री जी का चंद्रचूड़ साहब के घर जाकर पूजा करना और फिर उसी वीडियो को और फोटोग्राफ्स को ट्वीट कर देना, ये एक नया नॉर्मल नहीं था क्या? ये कंप्लीटली एबनॉर्मल था। ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। और पद पर रहते हुए अपने इन सारे कारनामों के कारण चंद्रचूड़ साहब का ये कहना कि इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा, ये इस पर इसके लिए मुझे थोड़ी सी वो रहेगी। तो बेसिकली क्या है कि आज जो देश में अमृतकाल चला है, उसमें न्याय व्यवस्था के अलग अलग चरण हैं, और वो न्याय व्यवस्था क्या कर रही है उसका आपने एक हल्का सा इशारा आपने किया कि राहुल गांधी की सजा हुई, तत्काल सदस्यता खत्म हुई, बंगला खाली करा दिया गया। और आज तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो ये भी बताया गया है कि चंद्रचूड़ साहब का दिल्ली में बंगला है। कोई तो कह रहा था 2, लेकिन एक तो पक्का ही। तो चाहते तो 10 मई लास्ट थी, उसके बाद खाली करके तो जा ही सकते थे। नहीं तो 31 मई लास्ट थी जो एक्सटेंशन इनको दे दी थी सीजीआई ने, उसके बाद चले जाते।
तो कहीं ना कहीं एक ये अलग किस्म का वो है। और नए नॉर्मल में क्या है राम प्रकाश जी, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। आज की तारीख में आपने देखा कि किस तरीके से सीजीआई से हटते ही राज्यसभा में जा बैठे, यानी कि इनाम लेने वाले जज। उसके बाद आज हाईकोर्ट से चुनाव इस्तीफा दिया बंगाल में, अगले दिन भाजपा के सांसद, विश्व हिंदू परिषद की सभा में जाने वाले जज, और फिर उनका बचाव हाईएस्ट लेवल पर, समय पर बंगला खाली नहीं करने वाले जज, घरों पर जिनके घरों में नोट चल रहे हैं ऐसे जज। तो क्या संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही जुडिशरी की परिकल्पना की थी क्या? यही वो जुडिशरी है जिसका हम सुबह से शाम तक मान सम्मान करते हैं, और जब भी बोलते हैं माननीय कह के बोलते हैं, माय लॉर्ड कह के बोलते हैं, ताकि उनकी किसी भी उसमें शान में गुस्ताखी ना हो। लेकिन सवाल तो ये भी आएगा ना कि आज की तारीख में जो जुडिशरी जिस तरीके की चीजें कर रही है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होगा क्या? नोट जलने वाले मामले में सीजीआई ने कब लिखा था तो राज्यसभा को, उसको क्या हुआ उसके अंदर? जस्टिस यादव इलाहाबाद वाले कोर्ट में क्या हुआ? जो घर में नोट जले उसमें आज तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई किस तरीके से? तो ये सारे सवाल हैं। जुडिशरी एक, अगर आपके बंगला कर 2 दिन एक्सटेंड करना हो तो जुडिशरी रात को 12 बजे आपका सामान बाहर निकलवा देगी। हजारों लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गए, जुडिशरी आंख बंद करके देखती रही। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला है, उसके बावजूद क्या बुलडोजर बंद होगी क्या लोगों के घरों पे? जिनके घरों पे बुलडोजर चलते हैं वो कितने गरीब लोग होते हैं, किस पर्टिकुलर मजहब के होते हैं, क्या होते हैं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो जुडिशरी को अपना, जब उसने अपना काम छोड़ करके बाकी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, तो आज उसकी हर चीज स्क्रूटनी में, और वो स्क्रूटनी ही कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान को, जो संविधान प्रदत्त जो इनको सम्मान है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। और सरकार को तो इस तरह की चीजों में मजा आता है। जितना सरकार के पास आप फेवर्स लेंगे उतना ही सरकार को आर्म ट्विस्टिंग का मौका मिलेगा। ये तो जुडिशरी को देखना है कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करे, क्योंकि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव एनी सस्पिक्शन, और अगर हल्का भी सस्पिक्शन है तो वो कहीं ना कहीं आपके कामकाज को प्रभावित करता है, इसमें कोई शक। सर, अब जब देश में स्थिति ये बनी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सीजीआई के लिए बंगला खाली नहीं करा पा रहा है, तो वो देश में दूसरे लोगों का घर क्या ही बचा पाएगा? भाई, जब आप बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, आप लाख फैसले देते रहिए, सरकार की जो मर्जी वो करेगी। जब आप खुद इस स्थिति में फंसे हुए हैं, आपका अपने सीजीआई के लिए बंगला नहीं खाली हो रहा है, आप क्या फैसले देंगे, क्या कर लेंगे आप सरकार का? राम प्रकाश जी, इसमें भी चिंता की बात है कि अपने सीजीआई के लिए अपने ही सीजीआई द्वारा कब्जा किया गया मकान खाली नहीं हो रहा, बंगला खाली। ये और भी इंटरेस्टिंग, कोई और कर ले तो समझ में आता है, लेकिन अपने ही पूर्ववर्ती सीजीआई वो खाली नहीं कर रहे हैं। सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर भी, सारी समय सीमाओं, समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद भी, तो ये तो उनको देखना है चंद्रचूड़ साहब को कि वो फर्दर कितने विवादों में और पड़ना चाहिए। जस्टिस खन्ना तो इस बंगले में जाए भी नहीं, रिटायर होकर चले गए। जस्टिस गोई भी हो सकता है चले जाए, क्योंकि ये खाली करेंगे, उसके बाद उसकी रंगाई पुताई होगी, तब तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है वो जस्टिस सूर्यकांत ही नहीं उसमें बंगले में जाए, ये भी एक संभावना बन सकती है। तो 2 सीजीआई जो सीजीआई रहे वो टाइप 8 बंगले में जा ही नहीं पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी तो देखिए ना आप, जस्टिस खन्ना तो रिटायर होकर ही चले गए, अपने पुराने बंगले में ही रहते रहे, गवई भी अभी उसी में रह रहे हैं। तो हो सकता है कि जब तक ये तैयार वगैरह दोबारा से होगा तब तक तो जस्टिस सूर्यकांत का ही नंबर आ जाएगा, और जुलाई तो ऑलरेडी चल पड़ी। लेकिन आम आदमी के भरोसे का क्या है? बाकी सब खेल तो किनारे रखिए, आम आदमी के भरोसे का क्या? पहले ही चंद्रचूड़ साहब बहुत कुछ डैमेज करके गए अपने जाने से पहले। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब उनको राम मंदिर का फैसला करने का नहीं समझ में आ रहा था तो भगवान के पास बैठ गए, फिर उन्होंने मोदी जी को अपने घर बुलाया, प्रधानमंत्री को पूजा पाठ करवाई, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद वो जिस तरीके का ज्ञान जगह जगह बांटते रहे। सम्मान अपनी जगह पे है, लेकिन सम्मान ऐसा तो नहीं है ना कि सम्मान किसी का करना है तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। जुडिशरी को किस लेवल पे लेके गए हैं चंद्रचूड़ साहब, ये सबको पता है। ऐसे में आम आदमी का क्या? राम प्रकाश जी, चंद्रचूड़ जी की जो अपनी विरासत है वो अपने आप में उन्हीं को उसमें झांक के देखना चाहिए कि क्या स्थिति उन्होंने की। तमाम ऐसी चीजें हैं उनके कार्यकाल के अंदर जो अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट था। चाहे वो आपने देखा होगा चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में वो जो मसीह था, मसीह, जिसमें जिस तरीके से कैमरे के ऊपर सारी वो चीजें की, उस पर कितना लंबा चौड़ा ज्ञान और धमकी और चेतावनी और पता नहीं कितना वर्बल डायरी किया ओपन कोर्ट के अंदर। वो दूसरे कैंडिडेट को जीता हुआ भी घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मसीह के बारे में एक शब्द कोई कार्रवाई की क्या? उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हुई क्या? अब जब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई इतना सब वर्बल डायरिया करने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप सोच लीजिए। उसके अलावा इलेक्टरल बॉन्ड का मामला आपके सामने ओपन एंड शट केस है, जिस तरीके से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, हजारों करोड़ रुपए का क्विड प्रो को
और जब मामला जांच पे आया तो उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया। ऐसे ही कितने मामले आप ऐसे ले सकते हैं जो देश में रेलेवेंट मुद्दे थे और जो देश के समय की जरूरत थी। आपने फैसला क्या करना वो एक अलग बात है, वो तो आपका विशेषाधिकार है, मेरिट पे जो भी आप करें, लेकिन उन मामलों को लटकता छोड़ के जाना जो कि सबसे प्रेसिंग रिक्वायरमेंट के थे, प्रेसिंग नीड के थे, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। और दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द हायर जुडिशरी कि हाईएस्ट पद पे बैठ के उसके बाद भी आपको किस चीज का दबाव है, किस चीज का भय है कि आप प्रधानमंत्री के साथ ओपनली पूजा करते हुए दिखने में भी, और उसके बावजूद भी एक खास विचारधारा से खुद को जोड़ने की फिराक में राम मंदिर में भी पहुंचे हुए थे पीछे, आपने देखा होगा। तो बेसिकली राम मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं, हम और आप सारे भक्त हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक पद पर रहते हुए एक जो उसकी गरिमा है, जो एक डिस्टेंस कुछ चीजों से रखना चाहिए नैतिक आधार पर केवल, वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं जुडिशरी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तार तार किया है। और वो जो सारी शुरुआत है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, नीचे वाले भी ऊपर की तरफ देखते हैं। जब जिस तरीके से आज आप रिटायर हुए, कल आप गवर्नर बन गए, परसों आप राज्यसभा में चले गए, वहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुर्सी पे बैठते हुए जिस तरह का व्यवहार है, विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के मुंह पर जिस तरह की बातचीत है, तो जुडिशरी अपने आप को कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में, अकेले चंद्रचूड़ नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार आपने बंगाल में देखा ना, किस तरीके से हाईकोर्ट के जज से इस्तीफा दिया, बीजेपी की टिकट अगले दिन, और फिर सीधा लोकसभा के एमपी। तो आप कर लीजिए क्या करेंगे, अब क्या कहेंगे उसके ऊपर, और जुडिशरी क्या कर लेगी उसका। तो ये सारी चीज तो जुडिशरी को खुद के अंदर आत्मसात करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो कॉलेजियम सिस्टम वाला मसला है, ये जो है कहीं ना कहीं सरकार अल्टीमेटली इसको अबॉलिश करने की तरफ तेजी से बढ़ेगी अगर ये हरकतें कंट्रोल नहीं, चाहे वो मकान खाली करने की बात हो, चाहे वो आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले तमाम मसले देखे और नोट जलने की बात हो, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को पूर लाइट में रिफ्लेक्ट करता है। और ये सारी जिम्मेदारी जुडिशरी की खुद की है, किसी और की नहीं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ मकान खाली नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई सरकार क्या कर लेगी। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने हाई पद पे रहने के बाद जो एक कनेक्ट होता है, चाहे वो पीएमओ में हो, चाहे एचएमओ में हो, चेयरमैन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हो, जहां भी हो, तो वो सारी चीजें तो रहती है उस लेवल पर। लेकिन सवाल नैतिकता का है, और मॉरल वैल्यूज अगर डाउनग्रेड डिग्रेड होती है तो फिर अक्रॉस दी सोसाइटी इंपैक्ट करती है, और जो जितने बड़े संवैधानिक पद पर है उसका इंपैक्ट जितना ही ज्यादा जाता है। और आप अपनी मॉरल अथॉरिटी कहीं ना कहीं लूज करते हैं जब आप उस पद पर बैठते हैं, तो आप न्याय के पद पर बैठते हैं, चीफ जस्टिस का पद। और जो अपने अगले दोनों सीजीआई को जो उसके सक्सेसर है, वो अपने नए जो उनके लिए अलॉटेड मकान है उसमें ना जा पाए, तो आप सोच लीजिए आपने किस तरह का न्याय किया होगा। आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आपको पहले पता था कि 8 नवंबर की रिटायरमेंट है और ये रूल है, उसके बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन चिट्ठी लिख रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि मैं कहां था और मैं कहां पहुंच गया। ये तो यही कह सकते हैं। तो जो मोदी जी को अपने घर बुला करके पूजा करवाई गई, ये उसका एडवांटेज न माना जाए कि अगर भाई मोदी जी को नहीं बुलाया गया होता तो क्या इतना एडवांटेज मिलता चंद्रचूड़ साहब को? नहीं, देखिए उस लेवल पे जब आप सीजीआई होते हैं उस लेवल की एक्सेस तो हमेशा ही होती है। सवाल तो एक कि जितने बड़े पद पे आप जाते जाते हो आपके नैतिक स्टैंडर्ड उतने ही हाई होते जाते हो। सीजीआई तो जब चाहे प्रधानमंत्री से बात कर ही सकता है, कोई समस्या थोड़ी है उसमें। लेकिन उस बात करने का मतलब ये नहीं कि उसमें फेवर ही लिया जाए। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मैं एज पर रूल जिस दिन मेरी एंटाइटलमेंट थी उससे 1 घंटा पहले खाली कर दिया। राहुल गांधी का ध्यान है ना आपको? ऐसा पहले हुआ है कि किसी सीजीआई के लिए चिट्ठी पड़ी हो? नहीं, मैं इसीलिए आपको शुरुआत में ये भी तो पहली बार हुआ ना सर कि एक प्रधानमंत्री एक सीजेआई के घर पे जाके पूजा पाठ कर रहे थे, ये भी तो पहली बार हुआ। तो ये दोनों चीजें पहली बार हो रही हैं। बिल्कुल, ये मैंने आपको शुरुआत में इसलिए कहा कि इतिहास में पहली बार है जब किसी सीजीआई को तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी जज को भी ये चिट्ठी लिखनी पड़ी उसका मकान खाली कराया जाए। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और इसीलिए ज्यादा पुअर रिफ्लेक्ट करता है। और जो मोदी जी के साथ पूजा की थी और वो सारी चीजें की थी, वो तो कहीं ना कहीं इनको बहुत लंबे समय तक हॉन्ट करेंगी, ना केवल चंद्रचूड़ साहब को, पूरी हायर जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को, कि कौन सा ऐसा कंडक्ट है जो आपको बतौर सीजीआई के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत नहीं करना चाहिए। वो तो एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है जो लंबे समय तक लगा। आज ये तो वीडियो पे भी है, पिक्चर पे भी है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सारी चीजें, वीडियो भी है उसकी, प्रधानमंत्री खुद ही डाली और सारी चीजें। So that reflects the higher judiciary in a very poor light. That's what we can say.
लेकिन सर एक चीज ये है ना कि भाई चंद्रचूड़ साहब आज जो कुछ भी करके गए, अब हम उसमें पूरी जुडिशरी को क्यों लपेटें? क्योंकि जुडिशरी में तमाम लोग, बहुत सारे सीजेआई आए और गए, मतलब अपना कार्यकाल पूरा किया और गए, लेकिन उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्सी कभी पैदा नहीं की जिस तरीके की कंट्रोवर्सी चंद्रचूड़ साहब ने पैदा की। तो ये चंद्रचूड़ साहब ने अपने उपयोग के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया, सीजेआई की पद का इस्तेमाल किया, कुर्सी का इस्तेमाल किया, और उसी का इस्तेमाल आज भी वो करते आ रहे हैं। इसमें पूरी जुडिशरी का सम्मान क्यों जो है हम चैलेंज करें कि जुडिशरी का सम्मान खतरे में आ रहा है इससे? ये तो चंद्रचूड़ साहब अपने फायदे के लिए सारा उन्होंने जुडिशरी को की इज्जत जो है मट्टी पलीत करी उसकी। नहीं, राम प्रकाश जी, इसमें इसीलिए मैंने चंद्रचूड़ साहब का केवल पैक था। बाकी तो आपने देखा जितने लोगों की हमने बात की उसमें चाहे रंजन गोगोई हो, चाहे वो बंगाल वाले जज हो, हमने सबका जिक्र किया। यहाँ तो मामला केवल बंगले का है, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी कहाँ जा रही है वो भी बिल्कुल सही बात आपकी है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जब देश का चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के साथ अपने घर में गणेश पूजा कर रहा होगा तो नीचे वाले क्या करेंगे? किसी के घर में नोट मिले, कोई नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ रहा था, कोई राज्यसभा चला गया रिटायर होते ही। तो ये ओवरऑल जुडिशरी के जो गिरता नैतिक पतन है उसका एक उदाहरण है। उसको मैं उस तरीके से जोड़ रहा हूं कि जो कुछ आप देखोगे ऊपर वही तो सीखेंगे ना नीचे। तो जब ऊपर जो गोगोई ने किया उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने किया तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है। और हालत ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में खड़ा होकर क्या कह रहा है, और तमाम तरह की ऐसी टिप्पणियां, जजों के किस तरीके के सिलेक्शन, किस तरह की जुडिशरी आ रही है, वो सारा अपने आप में एक सवाल है। और चूंकि जुडिशरी में जो लोग आए हैं वो कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, वो भी समाज का एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो समाज का गिरता नैतिक पतन है, गिरते मूल्य है, वो उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जितने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की चीज करेगा, चाहे वो जस्टिस गोगोई हो, चाहे वो चंद्रचूड़ हो, वो डाउन दी लाइन एक बहुत खराब मैसेज जाता है, विच शोज द एंटायर जुडिशरी इन ए वेरी पुअर लाइट। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जुडिशरी को जब आप ऊपर होते हैं, वहां पर बैठते हैं, तो यू शुड बी अबाउ एवरी सस्पिशन। आपके ऊपर कोई शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जब आप रिटायरमेंट से 6 महीने पहले सरकार से मिलकर फैसले करने लग जाए, अरुण जेटली का आपको फेमस फ्रेज याद होगा कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो ये तो अरुण जेटली कहा करते हैं, संसद के पटल पे कहा करते हैं। ये मैं और राम प्रकाश जी नहीं कह रहे, वो कानून मंत्री इस देश के रहे, वो तमाम पदों पर रहे। तो ये तो जुडिशरी को अपने अंदर पॉन्डर इन करना चाहिए, पॉन्डर ओवर करना चाहिए कि भाई तुम जा किस दिशा में रहे हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है। और ओवरऑल इस देश तरीके से आज की तारीख में जिस देश तरीके से बटा हुआ है वर्टिकली डिवाइड, उसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जुडिशरी की है। क्योंकि आपने देखा अगर किसी पे थोड़ा मोटा भरोसा बचा है तो केवल जुडिशरी है। इलेक्शन कमीशन, जांच एजेंसियां, न्याय अपने विधायिका, कार्यपालिका, सबका हाल तो सारा देश देख ही रहा है। और ऐसे में अगर न्यायपालिका की भी यही बचेगी तो फिर देश जाएगा कहाँ, लोग किसके पास जाएंगे? अगर चंद्रचूड़ साहब मोदी जी के साथ पूजा पाठ न कर रहे होते, वो ये ना बताते कि राम भरोसे उन्होंने जो है राम मंदिर का फैसला दे दिया, क्या निशिकांत दुबे जैसे एक सांसद की हिम्मत होती कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस देश में गृह युद्ध कराने के जिम्मेदार बता सकते थे? क्योंकि उसके पहले तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। राम प्रकाश जी, जो रूलिंग क्लास को जितना लंबा इन्होंने स्कोप दे दिया है वो इस देश में भूतों ने भविष्य था। और जो वो टिप्पणी थी उसमें तो बहुत कुछ कहा गया। एक देश के अंदर जहां जहां भी ये गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लेकर के कह देना, और उसके बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में बताता है कि जुडिशरी आज की तारीख में कितनी, बाकी तो छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंस छोड़ दीजिए, कितनी सेल्फ रेस्पेक्टिंग है। आत्मसम्मान तो सबसे बड़ी चीज है ना। सीजीआई का नाम लेकर के कोई व्यक्ति ये कह दे कि वो इस देश में जहां भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए दोषी, तो पहले तो ये बताओ कि देश में गृह युद्ध हो कहां रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जो उनको नहीं दिख रहे वो सांसद को दिख रहे हैं। और जुडिशरी में जिसको नाम लेके कह रहे हैं, अगर ये टिप्पणी कंटेम्पचुअस नहीं है, ये अवमानना कारण नहीं है, तो फिर क्या कंटेम्पचुअस होगा? ये भी जुडिशरी को बचाना चाहिए, या फिर लॉ ऑफ कंटेम्प्ट खत्म कर दीजिए। सारी चीजें है ना। बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो सीधा कंटेम्प्ट, कुछ नहीं होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस को जिम्मेदार बता दे। मैं और आप अगर दो शब्द स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो हमारे को नोटिस आ जाएगा कंटेम्प्ट का। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। संविधान के लिए तो सब बराबर है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ आज की तारीख में न्यायपालिका के एक बड़े हिस्से का झुकाव, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, वो झुकाव ना केवल है बल्कि अपेरेंटली दिखता है वो एक से अधिक मामलों में और डेली बेसिस पे दिखता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, इस देश में सांसद जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं गृह युद्ध का।
सीजेआई का नाम लेकर के कह रहे हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता है। वहीं एक पत्रकार अजय शुक्ला, उन्होंने जिक्र कर दिया तो उनके ऊपर मुकदमे हो गए। तो ये परिस्थितियां तो हैं इस देश में और लगातार देश उसको फेस कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और उनके जो भी उस सिस्टम का हिस्सा है, जिस तरीके का पतन हो रहा है, आम जो लोग हैं, आम आदमी जो है, उसका भरोसा निश्चित तौर पे उठता जा रहा है। जो अंतिम आस थी वो आस भी धीरे धीरे टूट रही है और शायद यही वजह है कि आज सरकारें जो है उसका खूब लाभ ले रही हैं, खूब हर तरीके से, चाहे वो आदमी का दोहन करके लेना हो, ब्यूरोक्रेसी का दोहन करके लेना हो, क्योंकि सबको पता है कि अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोग इस चीज को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं सरकार के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।